हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई एम पूजा एंड वेलकम बैक टू परचम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 1 जून के करंट अफेयर्स। तो बिल्कुल नया मंथ शुरू हो रहा है, एकदम बहुत सारी एनर्जी को कलेक्ट कर लो और तैयारी को शुरू कर दो। आने वाले समय में काफ़ी सारे एग्जाम्स हैं, स्पेशली एमपी वालों और वो सारे स्टेट्स वालों जहाँ पर भी इलेक्शंस होने वाले हैं। ये मान के चलिए बहुत जल्दी बहुत सारी वैकेंसीज आपके स्टेट में आएंगी अगर आपके राज्य में इलेक्शंस हैं। सो आज हम बात करने वाले हैं 1 जून के करंट अफेयर्स को। वीडियो को लास्ट तक देखना है, लास्ट में मिलेगा क्वेश्चन ऑफ द डे जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। आज की क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगी। जो पहली बार स्टूडेंट आ रहे हैं उनको मैं बता दूं, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए अगर आपने नहीं ज्वाइन किया। वहां पे हमारी डेली सीए की पीडीएफ अपलोड होती है और फ्री ऑफ कॉस्ट आप उन्हें डाउनलोड करके नोट्स भी बना सकते हैं। वीडियो के एंड में आपको हेडलाइंस भी मिल जाएंगी। जो भी न्यूज़ आज हमने डिस्कस की हैं उनको शॉर्ट में मतलब हेडलाइन के फॉर्म में भी दे दिया जाता है, जिससे आप आसानी से सारे के सारे करंट अफेयर्स को रिवाइज कर सकें। ओके, इसके अलावा एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन, टू द पॉइंट हिस्ट्री सीरीज चल रही है। आपने अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो आप वो सारे वीडियो जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। सो स्टार्ट करेंगे हम 1 जून के करंट अफेयर्स और पहली बार बात करेंगे हम यहाँ पे आज के इंपॉर्टेंट डे के बारे में। तो 1 जून को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड मिल्क डे। वर्ल्ड मिल्क डे हर साल 1 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। 2001 में इसकी शुरुआत फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यूनाइटेड नेशन के अंदर काम करने वाली एक बॉडी है, तो एफएओ के द्वारा इस दिन की शुरुआत की गई थी 2001 में कि फूड जो आपका मिल्क है, मिल्क के जो प्रोडक्ट्स हैं और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, डेयरी सेक्टर का क्या इंपॉर्टेंस है और हमारे एनवायरनमेंट में कार्बन फुटप्रिंट को वह कैसे रिड्यूस करता है, एटसेट्रा, इसमें क्या न्यूट्रिशन वैल्यू होती है, उन सारी चीज़ों को लोगों को बताने के लिए वर्ल्ड मिल्क डे सेलिब्रेट किया जाता है 1 जून को। ओके, अब यहाँ पे हम बात करते हैं छोटे से करेक्शन के बारे में। कल मैंने आप लोगों को आईपीएल के बारे में बताया था, ठीक है ना, सब कुछ सारी कहानी सही थी। वहाँ पर एक्चुअली जब आप आईपीएल की जो वेबसाइट है ना, वहाँ पर आप विजिट करेंगे तो आप अगर पॉइंट वाइज देखेंगे ना तो पॉइंट वाइज आपको गुजरात टाइटंस के ज़्यादा पॉइंट दिखेंगे और रैंकिंग वाइज देखेंगे तो दिल्ली आपको ऊपर दिखेगा, है ना। इसलिए मुझे कन्फ्यूज़न हो गया था, मैंने पॉइंट वाइज देखा और पॉइंट वाइज मैंने बता दिया कि फेयर प्ले अवार्ड गुजरात टाइटन को मिला है। ये बात मैंने बता दी थी, हालांकि बाद में मैंने इसको करेक्ट भी कर दिया था और आपको कमेंट सेक्शन में पिन भी करा दिया था। तो जो फेयर प्ले अवार्ड दिया है वो गुजरात टाइटन को नहीं, दिल्ली कैपिटल को मिला है, ठीक है। इसके अलावा एक छोटी सी एक लिस्ट है, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी, जैसे कि आईपीएल 2023 की विनिंग टीम कौन सी है, सीएसके है, मतलब चेन्नई सुपर किंग्स। और रनर अप कौन रहा है, गुजरात टाइटन रहा है। ऑरेंज कप उसे दिया जाता है जो सबसे ज़्यादा रन बनाता है, तो शुभमन गिल गुजरात टाइटन के हैं, इन्होंने 890 रन बनाए इसलिए इन्हें ऑरेंज कप मिला। अच्छा, शुभमन गिल को अगर आप देखेंगे तो मोस्ट 4 अवार्ड, सबसे ज़्यादा चौके लगाने का अवार्ड भी शुभमन गिल को बना है, इन्होंने 84 फोर्स लगाए थे। इसके अलावा आप देखेंगे मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन अवार्ड भी शुभमन गिल को मिला है और ड्रीम 11 गेम चेंजर ऑफ द सीजन अवार्ड भी शुभमन गिल को मिला है। तो 4 अवार्ड यहाँ पे शुभमन गिल को मिले हैं, इसलिए पर्सन बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर पर्पल कैप उसे दिया जाता है जो सबसे ज्यादा विकेट लेता है, तो यहाँ पर मोहम्मद सामी गुजरात टाइटंस के 28 विकेट इन्होंने लिए हैं। फेयर प्ले ऑफ द सीजन अवार्ड अजिंक्य रहाणे को मिला है, सीएसके से बिलोंग करते हैं ये। नेक्स्ट है मोस्ट सिक्सेस अवार्ड और लॉन्गेस्ट सिक्स ऑफ द सीजन अवार्ड, तो ये दोनों व्यक्ति सेम ही है। फैफ डू प्लेसी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के हैं ये, इन्होंने 115 मीटर के डिस्टेंस पे 6 लगाए, तो सबसे ज़्यादा 6 लगाने का टाइटल भी इनको दिया गया है। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जो है यशस्वी जायसवाल को दिया है, राजस्थान रॉयल्स से खेलते हैं। और बेस्ट वेन्यू ऑफ द सीजन ईडन गार्डन एंड बानखेड़े स्टेडियम, और बीसीसीआई का ऑफिस भी आपको बानखेड़े स्टेडियम में ही मिलता है। तो ये कुछ अवार्ड्स है, ओके है। चलो अब बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स के बारे में। बाकी सारी बातें तो हमने आईपीएल के बारे में कल के सेशन में देख ही ली थी। ओके, ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र अब अगर आप देखेंगे तो गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका और गोवा के साथ बाउंड्री शेयर करता है। 1 मई 1960 को इसका फॉर्मेशन हुआ था। मुंबई कैपिटल है, एकनाथ शिंदे चीफ मिनिस्टर और गवर्नर रमेश बैस है। वेस्टर्न घाट और दक्कन प्लेट्यू में आपको बेसिकली महाराष्ट्र देखने को मिल जाएगा। ऑफिशियल एनिमल इंडियन जाइंट स्क्विरल है
और ऑफिशियल वर्ड जो है वो येलो फुटेड ग्रीन पिजन है। ऑफिशियल डांस लावनी है, लावनी यहाँ पर डांस है। ऑफिशियल मतलब स्टेट ट्री मैंगो है। लोकसभा सीट 48 और राज्यसभा सीट 19 है। आप सोच रहे होंगे नहीं मैडम ये तो करेंट अफेयर्स की क्लासेस हैं, आप स्टैटिक कहाँ पढ़ाने लग गई। मैं महाराष्ट्र के बारे में इसलिए आपको बता दे रही हूँ एक साथ, क्योंकि आने वाली जो 4 से 5 न्यूज़ हैं वो सारी की सारी महाराष्ट्र से रिलेटेड है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में बता दिया कि चीफ मिनिस्टर कौन है, गवर्नर कौन है, लोकसभा सीट राज्यसभा सीट कब फॉर्मेशन हुआ, किसके साथ बाउंड्री शेयर हो रहा है, सब कुछ पहले ही बता दिया। अब हम बात करते हैं करंट अफेयर्स के बारे में। 4-5 न्यूज़ आपको लगातार केवल महाराष्ट्र की मिलने वाली हैं। तो सबसे पहली बात, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा सचिन तेंदुलकर को एज अ स्माइल एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। तो सचिन तेंदुलकर इन्हें महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा स्माइल एम्बेसडर बनाया गया है अंडर द स्टेट मेडिकल एजुकेशन एंड ड्रग डिपार्टमेंट स्वच्छ मुक्त अभियान। तो बेसिकली ओरल हेल्थ और हाइजीन के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए, लोगों को जानकारी देने के लिए कि ओरल हेल्थ कितनी ज़रूरी होती है, और अंडर द प्रोग्राम स्वच्छ मुक्त अभियान स्माइल एम्बेसडर बनाया गया है सचिन तेंदुलकर को। ठीक है, और इसके लिए एमओयू साइन जो है वो डिप्टी सीएम और सीएम दोनों ने मिलकर यहाँ पे एमओयू साइन किया है सचिन तेंदुलकर के साथ। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे 6th एडिशन फिक्की स्मार्ट सिटी समिट। रिसेंटली 6वां एडिशन फिक्की स्मार्ट सिटी समिट कंप्लीट हुआ है और यहाँ पे कुछ इनोवेशन अवार्ड्स भी डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं न्यू दिल्ली में। तो यहाँ पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट में जो बसेस चलती है रेड कलर की, आपने देखी होंगी या फिर न्यूज़ में देखा हो या पिक्चर में कभी देखा हो, बेस्ट की बसेस होती हैं जो, उन्हें यहाँ पर स्मार्ट मोबिलिटी अवार्ड दिया है इनके एक्सीलेंस वर्क के लिए। फिक्की मतलब क्या होता है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है। घनश्याम दास बिरला इसके फाउंडर है। 1927 में बना था, नई दिल्ली में इसका हेड ऑफिस है। ये तो जानकारी हो गई फिक्की की। तो फिक्की हैज कन्फर्ड द अवार्ड इन द स्मार्ट मोबिलिटी कैटेगरी टू द बृहद मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, मतलब बेस्ट। तो बेस्ट की बसेस को यहाँ पे स्मार्ट मोबिलिटी कैटेगरी में फिक्की ने अवार्ड दिया है, क्योंकि लगातार ग्रीन एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप देखेंगे बहुत सारी डबल डेकर बसेस भी शुरू हो गई हैं जो कि इलेक्ट्रिक बसेस हैं, है ना। तो बेस्ट के द्वारा कई सारे ट्रांसफॉर्म भी किए गए हैं, लगभग 10,000 इलेक्ट्रिक बसेस रन कर रहा है। डिजिटल टिकटिंग सिस्टम इसने इंट्रोड्यूस किया है। तो इनके सिस्टम को, इन्होंने ट्रांसपोर्टेशन को जो नया आयाम दिया है, नई पहचान दी है, इसलिए बेस्ट के बसेस को यहाँ पे बेस्ट को जो है वो फिक्की के द्वारा अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं हम विनायक दामोदर सावरकर, वीडी सावरकर के बारे में। रिसेंटली हमने, इनका जन्म बेसिकली नासिक महाराष्ट्र में ही हुआ था, तो अभी हमने रिसेंटली इनकी पुण्यतिथि या फिर बर्थ एनिवर्सरी, जन्मतिथि सेलिब्रेट की है। ठीक है ना, बर्थ एनिवर्सरी, आई एम सॉरी, पुण्यतिथि नहीं, जन्मतिथि अभी हमने रिसेंटली इनकी सेलिब्रेट की है, विनायक दामोदर सावरकर जी की। तो यहाँ पर देखिएगा जो बांद्रा वर्सोवा सी लिंक ब्रिज है, बांद्रा से वर्सोवा को कनेक्ट करने वाला ये जो समुद्र पे बना हुआ सी लिंक ब्रिज है, इसका नाम चेंज करके कर दिया है वीर सावरकर सेतु। ये अनाउंसमेंट महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के द्वारा की गई है कि बांद्रा वर्सोवा सी रूट इन मुंबई, इसका नाम चेंज करके वीर सावरकर बांद्रा वर्सोवा सांगरी सेतु कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी रिसेंटली 140th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई है विनायक दामोदर सावरकर जी की मुंबई में। इसके अलावा महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये भी कहा है जो भी व्यक्ति इनक्रेडिबल ब्रेवरी में कुछ ऐसा काम करता है, अपने साहस को दिखाता है, तो उसके लिए एक अवार्ड भी यहाँ पे दिया जाएगा, द स्वतंत्रता वीर सावरकर शौर्य पुरस्कार। इस अवार्ड की शुरुआत भी यहाँ पे की गई है। अगर हम बात करें वीडी सावरकर जी की बुक्स के बारे में, तो एक बहुत ही फेमस बुक है द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। इसमें उन्होंने 1857 के रिवॉल्ट के बारे में बताया है। इसके अलावा एक और बुक है हिंदुत्व, हु इज हिंदू, ये पुस्तक भी एग्जाम में पूछी जाती है, तो वीर सावरकर जी की ये पुस्तक है। नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पे महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने एक और स्कीम शुरू की है। ठीक है, उस स्कीम के बारे में हम बात कर लेते हैं। आइए, ये मराठी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो आप में से कई लोगों को नहीं समझ में आएगा क्या कहना चाहता है। बेसिकली नमो सेतकारी महासम्मान योजना की शुरुआत की, तो ये वही लिखा है कि नमो सेतकारी महासम्मान निधि योजना की शुरुआत महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने की है। इसके अंतर्गत किसानों को 6,000 रुपये एनुअल, मतलब हर साल 6,000 रुपये दिए जाएंगे। और प्रधानमंत्री जो पीएम किसान निधि चलती है, तो पीएम किसान निधि में तो ऑलरेडी किसानों को 6,000 रुपये दिया जाता है एनुअली।
तो वो 6,000 और 6,000 टोटल 12,000 रुपये एक साल का हो जाएगा किसानों के पास, जिससे उनकी जो कल्टीवेशन में प्रोग्रेस हो, अगर उनके ऊपर कोई कर्जा है तो वो चुका सके, नए इक्विपमेंट को खरीद सके, अच्छी प्रकार की खाद खरीद सके। इसलिए ये सारा काम यहाँ पे किया जा रहा है। इसको हम पूरा न्यूज़ को विस्तार में समझेंगे। महाराष्ट्र गवर्नमेंट लॉन्च नमो शेतकरी महासम्मान योजना। महाराष्ट्र सरकार ने नमो शेतकरी महासम्मान योजना की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत फाइनेंशियल स्कीम है जिसके अंतर्गत 1 करोड़ फार्मर्स को, जो महाराष्ट्र राज्य के 1 करोड़ किसान हैं, उनको 6,000 रुपये हर साल पे किया जाएगा। ठीक है, हर साल पे किया जाएगा। इसके अलावा जो पीएम किसान योजना या पीएम किसान निधि योजना जो चलती है, उसके द्वारा ऑलरेडी फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाता है 6,000 रुपये का फार्मर्स को अक्रॉस द कंट्री। तो वो तो स्कीम चालू रहेगी, और स्टेट लेवल में भी जो स्कीम महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने चालू की है स्टेट के फार्मर्स के लिए, वो भी शुरू हो जाएगी। तो 12,000 पर ईयर यहाँ पे किसानों को फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कहा है कि वो जो टूरिज्म सेक्टर है, जो पर्यटन सेक्टर है, उसमें महिलाओं का कॉन्ट्रीब्यूशन, महिलाओं की भागीदारी को भी बढ़ाना चाहती है। इसलिए जेंडर इंक्लूसिव टूरिज्म पॉलिसी, जिसका नाम है आई, इसकी शुरुआत भी यहाँ पे की है। और बाइक टैक्सी सर्विसेज की शुरुआत भी, वीमेंस बाइक टैक्सी सर्विसेज की शुरुआत भी कुछ स्पेसिफिक टूरिस्ट प्लेसेस में शुरू की जाएगी बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट, जिससे प्रमोट कर सके जेंडर इक्वलिटी को इन द ट्रांसपोर्ट सेक्टर। ठीक, अब हम बात करेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, वेरी इंपॉर्टेंट। इस स्कीम को फेब 2019 में लॉन्च किया गया था। ये पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब 100% इसका जो पैसा आता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की ये फंडेड स्कीम है, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसके अंतर्गत गवर्नमेंट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए फार्मर्स जो है उनके बैंक अकाउंट में 6,000 रुपये हर साल ट्रांसफर करती है, 2-2 हज़ार की 3 इंस्टॉलमेंट्स में। ठीक है, नेक्स्ट है पीएम किसान मोबाइल एप्लीकेशन को भी डेवलप किया गया है, जिसको डिजाइन करने का काम नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने मिलकर इस पीएम किसान मोबाइल एप्लीकेशन को तैयार किया है। ठीक है, नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखिएगा, एक कैबिनेट की मीटिंग हुई थी। तो कैबिनेट की मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 12 लोगों को अपॉइंट किया है। जो हमारी फॉरेन पोस्ट होती है अलग अलग कंट्री में, कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी हैं, कहीं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, कहीं एम्बेसडर है, तो ऐसे फॉरेन कंट्रीज़ में भी हमारे इंडियंस की अपॉइंटमेंट होती है। तो कैबिनेट के द्वारा 12 लोगों की अपॉइंटमेंट यहाँ पे की गई है। हमें 12 लोगों के नाम नहीं, हमें केवल 3 लोगों के नाम यहाँ पे देखने हैं, मैं आपको वो बता देती हूँ। सबसे पहला नाम है यहाँ पे अंशुमली रस्तोगी। अंशुमली रस्तोगी, इन्हें इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया है। कहाँ? ग्लोबल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे आप ICAO कहते हो ना, ICAO मतलब इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव किसे बनाया गया है? सीनियर ब्यूरोक्रेट अंशुमाली रस्तोगी को बनाया गया है। ICAO जो है, इसका हेड ऑफिस आपको मॉन्ट्रियल कनाडा में मिलेगा, और इन्होंने शेफाली जुनेजा को रिप्लेस किया है, और इनकी अपॉइंटमेंट 3 साल के लिए सुनिश्चित की गई है, मतलब 3 साल के लिए इनको अपॉइंट किया गया है। तो आपको याद रखना है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन में कौन भारत का रिप्रेजेंटेटिव है? तो आंसर हो जाएगा अंशुमली रस्तोगी है। ठीक है, इन्होंने शेफाली जुनेजा को रिप्लेस किया है फॉर द पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। नेक्स्ट बात करते हैं विवेक चौधरी। विवेक चौधरी को इकोनॉमिक विंग एम्बेसी ऑफ इंडिया वॉशिंगटन DC में अपॉइंट किया गया है। और वही भावेश R त्रिवेदी, इन्हें डायरेक्टर बनाया गया है शार्क सेक्रेटरी काठमांडू का। ठीक है, शार्क सेक्रेटरीट काठमांडू में इन्हें डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया गया है। तो ये लोग भारत को रिप्रेजेंट करेंगे इन सारे ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट बात करते हैं हम नीति आयोग के एनुअल हेल्थ इंडेक्स। अच्छे से सुन लेना आप, है ना, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आपको पता है बनते हैं, क्योंकि नीति आयोग वो संस्था है, वो ऑर्गेनाइजेशन है, इसको खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 2015 में बनाया है। तो इसकी जो रिपोर्ट्स होती हैं वो अपने आप में कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं आप समझ लीजिए। तो हम बात करेंगे नीति आयोग एनुअल हेल्थ इंडेक्स 2020 और 21 के बारे में। तो बेसिकली यहाँ पे 2017 से नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, मतलब नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के साथ मिलके और वर्ल्ड बैंक के असिस्टेंस से, क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने फाइनेंशियल यहाँ पे असिस्टेंट प्रोवाइड किया है, तो वर्ल्ड बैंक की मदद से एक एनुअल हेल्थ इंडेक्स यहाँ पर पब्लिश करती है, जिसका मकसद होता है कि ओवरऑल अलग अलग स्टेट में, छोटे राज्य हैं, बड़े राज्य है, यूनियन टेरिटरी है, उनमें किस तरीके से आप पॉलिसीज बना रहे हो, परफॉर्मेंस पैरामीटर क्या है, किस तरीके से इंक्रीमेंट हुआ है हेल्थ में,
तो वो सारे पैरामीटर को डिस्कस करते हुए इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, पहले हम बात करेंगे केरला, तमिलनाडु और तेलंगाना, इन लोगों ने टॉप परफॉर्मर रहे हैं लार्ज स्टेट कैटेगरी में इन नीति आयोग एनुअल हेल्थ इंडेक्स फॉर द कोविड ईयर ऑफ 2020 और 21। पूरी न्यूज़ को हम देखेंगे, पहले हमने देख लेते हैं लार्ज स्टेट। तो यहाँ पे जो 19 लार्ज स्टेट है, इसमें केरला, तमिलनाडु और तेलंगाना टॉप परफॉर्मर रहे हैं। वहीं बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश बॉटम पे रहे हैं। तो सबसे नीचे बिहार है, उसके थोड़ा ऊपर 18वें नंबर पे उत्तर प्रदेश, 17वें नंबर पे मध्य प्रदेश, 1 नंबर पे केरला, फिर तमिलनाडु, फिर तेलंगाना। ये लार्ज स्टेट की कैटेगरी में हेल्थ इंडेक्स है। स्मॉलर स्टेट कैटेगरी में आप देखेंगे त्रिपुरा ने यहाँ पे टॉप किया है। त्रिपुरा के बाद सिक्किम एंड गोवा है। वहीं बॉटम में आप देखेंगे तो बॉटम में आपको मणिपुर देखने को मिलेगा स्मॉल स्टेट कैटेगरी में। अब बात करेंगे यूनियन टेरिटरी। तो यूनियन टेरिटरी में लक्षद्वीप ने यहाँ पे टॉप किया है ओवरऑल परफॉर्मेंस में। वहीं दिल्ली यहाँ पे बॉटम पे रही है। लक्षद्वीप टॉप पे रहा है, दिल्ली बॉटम पे रही है। अब बात करेंगे परसेंटेज इंक्रीमेंट किस में हुआ है, मतलब पिछले साल के कंपैरिजन में, पिछली रिपोर्ट के कंपैरिजन में इस साल ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस किन राज्यों का रहा है। तो राजस्थान, उत्तराखंड और उड़ीसा इमर्ज एज अ टॉप 3 परफॉर्मर इन 2020 एंड 21 एज कंपेयर टू देयर परफॉर्मेंस इन 2019 एंड 20। ठीक है, तो ये हेल्थ इंडेक्स इशू किया है नीति आयोग ने। नेक्स्ट योजना हम बात करेंगे अटल भूजल योजना। अटल भूजल योजना को फर्दर 2 इयर्स के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, मतलब 2025 तक के लिए इसे बढ़ा दिया गया है। यूनियन गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड द अटल भूजल योजना, जिसको अटल जल स्कीम भी कहा जाता है, फॉर 2 more years अंटिल दिसंबर 2025। ये जो अटल भूजल योजना है, इसको 2019 में जब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी का बर्थडे था, 95th बर्थ एनिवर्सरी थी इनकी, 25 दिसंबर 2019 को, तब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे अटल भूजल योजना की शुरुआत की थी। इसका मकसद क्या था? ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट। ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट इस स्कीम का एम था। द पर्पस ऑफ द स्कीम इज टू इम्प्रूव ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट इन द 7 स्टेट ऑफ द इंडिया। 7 राज्यों में से अप्लाई किया गया था अंडर द जल जीवन मिशन फॉर द गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिएगा, नवीन पटनायक जी के द्वारा एक और स्कीम शुरू की गई है जिसका नाम है मो घरा योजना। मो घरा योजना, कई बार क्या होता है, हमारे पास पैसे नहीं है, हमें अपने घर का कंस्ट्रक्शन कराना है, या कोई हिस्सा घर का टूट गया है, घर को रीबिल्ड कराना है या रेनोवेशन कराना है, पैसे नहीं है, तो उड़ीसा गवर्नमेंट पैसे देगी, लोन ले लो और फिर आराम से लोन चुका दो। यही है आपकी मो घर योजना। तो मो घर योजना लॉन्च की है उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने। हाउसिंग स्कीम फॉर द रूरल पुअर, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले गरीबों के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है, माई हाउस मो घरा स्कीम। It provides credit-linked financial assistance to the beneficiaries who face a fund crunch to complete or upgrade their houses। तो जो लोग अब पैसों के कमी के कारण अपने हाउसेस को अपग्रेड नहीं कर पा रहे या कंस्ट्रक्ट नहीं कर पा रहे, उनके लिए स्कीम है बेसिकली। ठीक है, इस स्कीम के अंतर्गत 3 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन उड़ीसा गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी और आप इसको 10 साल के बाद तक, मतलब 10 साल तक इंस्टॉलमेंट में इसको रिटर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट है एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये जिसको बनाया गया था 1966 में और जिसका हेड ऑफिस है मनीला, फिलीपींस में। आइए हम उस एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट के बारे में, पार्टनरशिप के बारे में डिस्कस करेंगे। सो एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज लॉन्च इट्स 2023-27 कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटेजी फॉर इंडिया। तो यहाँ पे देखिए, एशियन डेवलपमेंट ने भारत के साथ अपने रिश्तों को और मजबूत करने के लिए, क्योंकि भारत जो है वो एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो इसलिए यहाँ पे कुछ स्ट्रेटेजी, कुछ प्लानिंग की है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत के साथ मिलकर। क्या पार्टनरशिप की है? तो इन्होंने कहा है कि हम इस तरीके की, मतलब थोड़ी हाई सैलरी वाली जॉब क्रिएट करने में हम आपकी मदद करेंगे। ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके लिए हम आपकी मदद करेंगे, है ना। इकोनॉमिक इंक्लूसिवनेस के लिए हम आपकी मदद करेंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे कि फाइनेंशियल ईयर 24 में 6.4% भारत की जीडीपी ग्रोथ हो, तो इसके लिए हम आपका सहयोग करेंगे, ऐसा एशियन डेवलपमेंट बैंक बोलता है। नेक्स्ट बात करेंगे जुगलबंदी। जुगलबंदी चैटबोट। अब ये क्या चैटबोट है? तो कई बार क्या होता है, हमारे जो फार्मर्स होते हैं, जो हमारे किसान भाई बंधु होते हैं, उनको कई प्रकार के डाउट होते हैं कि कौन सा बीज उपयोग करें, या फिर कौन से क्लाइमेट पे कौन सी फसल होए, या फिर रोटेटिंग फसल कौन कौन सी होनी चाहिए, एटसेट्रा। तो अब वो अपने डाउट किससे क्लियर करने जाएं, तो उनके पास आ गया है जुगलबंदी। तो वो अपने टेक्स्ट के जरिए या अपनी वॉइस के जरिए
इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट से क्वेश्चन पूछ सकते हैं और वो उनको रिटर्न फॉर्म में या फिर बोलते हुए आंसर कर देगी। तो जुगलबंदी चैटबॉट रिसेंटली लॉन्च की गई है रूरल इंडिया में माइक्रोसॉफ्ट ने। तो विच कंपनी हैज लॉन्च अ न्यू जनरेटिव एआई ड्रिवन चैटबॉट कॉल्ड जुगलबंदी डिजाइन फॉर फार्मर्स एंड अदर यूजर्स लिविंग इन अ रूरल इंडिया। तो किस कंपनी ने ग्रामीण भारत में रहने वाले किसानों और अन्य उपभोगकर्ताओं के लिए डिजाइन किया है जुगलबंदी नामक एक नई पीढ़ी का एआई संचालित चैटबॉट? तो आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट, जिसका नाम है जुगलबंदी। इसको एआई फॉर भारत और आईआईटी मद्रास के सहयोग से डिजाइन किया गया है और मल्टीपल लैंग्वेज में अवेलेबल है। इसको आप बोल के या टाइप करके अपनी क्वेरी, अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं और वो आपको आंसर भी करेगा। और इसके अलावा ये चैटबॉट जो है वो व्हाट्सएप मैसेजिंग सर्विस के जरिए भी जो है वो रन हो जाती है और जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम चल रही है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन ये चैटबॉट प्रोवाइड करता है। ठीक है, लगभग अभी 10 भाषाओं में ये कवर होगा। नेक्स्ट बात करेंगे, फ्रांस बैन डोमेस्टिक फ्लाइट्स ऑन द शॉर्ट रूट। अब फ्रांस ने जो छोटी डिस्टेंस की फ्लाइट होती है ना उनको बंद कर दिया। उन्होंने बोला कि 2 या 2.5 घंटे का अगर डिस्टेंस है, अगर रूट है तो भाई हम फ्लाइट नहीं चलाएंगे, आप ट्रेन से जाओ। ऐसा क्यों किया फ्रांस ने? पैसे की कमी आ गई थी क्या? नहीं, पैसे की कमी नहीं आई थी। ये सिविल एविएशन सेक्टर में कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करना चाहती है। विच कंट्री हैज बैंड डोमेस्टिक फ्लाइट ऑन द शॉर्ट रूट दैट कैन बी कवर्ड बाय द ट्रेन? किस देश ने छोटे रूटों पे घरेलू उड़ानों को बंद कर दिया है जिसे ट्रेन से कवर किया जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा फ्रांस। रिसेंटली फ्रांस ने कहा है कि अगर कोई डिस्टेंस लेस देन 2 and 2.5 आवर्स से है तो आपका मकसद होना चाहिए कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट मतलब रेलवे वगैरह का यूज करें। और हम सिविल एविएशन में एयरलाइन एमिशन को रिड्यूस करना चाहते हैं और हमारा टारगेट है 40% हम रिड्यूस कर लेंगे 2030 तक। इसलिए ये स्टेप फ्रांस गवर्नमेंट ने लिया है। लास्ट न्यूज आज की, दिव्य कला शक्ति प्रोग्राम। तो रिसेंटली अगर आप देखेंगे तो दिव्य कला शक्ति प्रोग्राम को लॉन्च किया गया, इनॉग्रेट किया गया वाराणसी में, वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन एंड कल्चर सेंटर में। ये जो दिव्य कला शक्ति प्रोग्राम है बेसिकली जो फिजिकली डिसेबल चिल्ड्रंस हैं, है ना, और उनका क्या पोटेंशियल है, उनमें कितनी स्ट्रेंथ है, वो अपने कल्चर को किस तरीके से शोकेस कर सकते हैं या उनके टैलेंट को शोकेस करने के लिए दिव्य कला शक्ति प्रोग्राम होता है। तो बेसिकली हमारे जो देश के बच्चे हैं जो कि डिसेबल हैं, उनका हार्डवर्क, उनके पेरेंट्स और उनके टीचर्स के हार्डवर्क को शोकेस करने के लिए दिव्य कला शक्ति कल्चर प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया जाता है। सिंस 2019 में इस प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी। अलग अलग रीजन में ये प्रोग्राम कंडक्ट कराया जाता है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, अब इसमें दिव्य कला शक्ति जो प्रोग्राम था इसे वाराणसी में करवाया गया। ये 6वां एडिशन है और 100 आर्टिस्ट जो है 6 अलग अलग राज्यों से यहाँ पे आए, जैसे कि वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, और यहाँ पे आके उन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिया, पार्टिसिपेशन किया। ओके, तो ये आज की हमारी कुछ न्यूज़ थी। अब हम बात करते हैं कुछ शॉर्ट न्यूज़ के बारे में। तो पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट न्यूज़ में आप समझेंगे कि तेलंगाना ने अचीव कर लिया है 100% हाउस होल्ड कवरेज ऑफ बैंकिंग सर्विस थ्रू द प्रधानमंत्री जनधन योजना। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत हर एक घर के पास अब बैंकिंग अकाउंट है। 100% टारगेट अचीव कर लिया तेलंगाना गवर्नमेंट ने और प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत 2014 में की गई थी। नेक्स्ट है, जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने रिसेंटली कहा है कि अगर आप डल लेक में, शिकारा वगैरह में वोटिंग करते हैं तो आपको लाइफ सेविंग जैकेट पहनना मैंडेटरी है, कंपलसरी है। नेक्स्ट है, 1971 का वॉर याद है ना आपका, पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ था, भारत और पाकिस्तान का, और उसके बाद बांग्लादेश बना था। तो यहाँ पर देखेंगे न्यू लिबरेशन वॉर गैलरी को इनॉग्रेट किया गया है इंडियन कल्चर सेंटर ढाका में। चाइना ने सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया है सेंजाओ 16 स्पेसक्राफ्ट, जिसमें 3 एस्ट्रोनॉट, 3 क्रू मेंबर्स को भेजा जाएगा। कहां पर भेजेंगे? तो तिंगोंग स्पेस स्टेशन पे भेजेंगे। नेक्स्ट है, यश बैंक ने अपना नया लोगो यहाँ पे लॉन्च किया है विथ न्यू ब्रांड कैंपेन और नया स्लोगन है लाइफ को बनाओ रिच, नया स्लोगन है यस बैंक का। ओके, तो ये हमारी हेडलाइंस है। जो भी न्यूज़ आज हमने पढ़ी है उसको आप यहाँ पे शॉर्ट में पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगी हमारी टेलीग्राम पे एंड वेबसाइट पे। सो हम बात करेंगे डायरेक्टली अपने एमसीक्यूज पे। पहला क्वेश्चन है, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स टाइटल किसने जीता है? तो ये टाइटल जीता है मैक्स वर्स्टैपन ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है,
गवर्नमेंट ऑफ नेपाल ने किस कंपनी को यहाँ पे परमिशन दी है टू डेवलप सेकेंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन द कंट्री? अरुण 3। आंसर हो जाएगा सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है अंबाती रायडू, जिन्होंने रिसेंटली आईपीएल से रिटायरमेंट ले लिया, ये किस टीम के लिए खेल रहे थे? तो आंसर हो जाएगा सीएसके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सॉरी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सीएसके, चेन्नई सुपर किंग्स। नेक्स्ट है अटल भूजल योजना, जिसको 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, कब इसे लॉन्च किया गया था? तो अभी हमने सिखाया है आपको, अटल भूजल योजना को 2019 में लॉन्च किया गया था, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, बीपीसीएल हैज डेवलप्ड डीजल एथेनॉल ब्लेंड टू रिड्यूस एमिशन एंड अचीव इट्स नेट जीरो टारगेट बाय विच ईयर? तो बीपीसीएल क्या कर रहा है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, डीजल और एथेनॉल को ब्लेंड कर रहा है, मिक्स कर रहा है, क्योंकि इनका मकसद है कार्बन एमिशन को धीरे धीरे करके रिड्यूस करना। तो इनका टारगेट कब का है? 2040 का टारगेट है, 2040। नेक्स्ट, एनपीए मैनेजमेंट में टॉप परफॉर्मर बैंक कौन सा रहा है? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र रहा है, ऑप्शन डी। सीबीसी कौन बन गए हैं? ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बन चुके हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 57 नंबर का ज्ञानपीठ अवार्ड किसे दिया है? तो गोवा के हैं दामोदर मौजू को, ऑप्शन डी। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे। आईपीएल तो खत्म हो गया, बहुत ड्रीम 11 में खेल लिया। आप जरा इस मैच द कॉलम को सॉल्व करो और आंसर हमें कमेंट सेक्शन में बताओ। और पर्पल कैप अवार्ड, लॉन्गेस्ट सिक्स ऑफ द सीजन अवार्ड, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड एंड मोस्ट सिक्सेस अवार्ड, तो इनको आप मैच करो। ऑप्शन स्क्रीन पे है ABCD, जो भी सही आंसर है, सही मैच है, आप हमें कमेंट में बताओ। सही आंसर भी मैं आपको वहीं पे प्रोवाइड करूंगी। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ नए देश दुनिया के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक अपना ध्यान रखेंगे। टेक केयर एंड बाय बाय।